भारतीय संविधान के अनुच्छेद। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 450 प्लस आर्टिकल है। वैसे तो 360 या 61 दिखाता है, लेकिन टोटल सब आर्टिकल मिला के यानी जो उसके उप अनुच्छेद हैं उनको अगर मिलाया जाए तो टोटल 450 प्लस आर्टिकल बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में वो 450 आर्टिकल भी कवर करेंगे और एक एक आर्टिकल के बारे में मैं आपको डीप में नॉलेज दूंगा ताकि आपको फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये वीडियो बहुत मज़ेदार रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग एक। सबसे पहले दोस्तों भाग का क्या मतलब है। भाग का मैं आपको सिंपल मतलब बताता हूँ। मान लो आपकी कोई बुक है, ठीक है। बुक में आपके बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, समझ गए दोस्तों। और उस चैप्टर्स में कुछ पॉइंट हैं। जैसे चैप्टर एक है, चैप्टर एक में पॉइंट है 1.1, 1.2, 1.3। तो दोस्तों जो हमारा संविधान है वह एक बहुत मोटी किताब है और उस मोटी किताब को कुछ भागों में यानी उसके कुछ चैप्टर बना दिए गए हैं। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो उसके कुछ चैप्टर बना दिए गए हैं जिनको भाग एक का है, यानी भाग एक का मतलब चैप्टर 1, भाग टू का मतलब चैप्टर 3। और वो जो चैप्टर हैं उसमें कुछ सब पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम आर्टिकल कहते हैं। जैसे एक्सरसाइज होती है मैथ की 1.1, 1.2, 1.3, वैसे ही भारतीय संविधान एक मोटी किताब है, उसका एक चैप्टर है और उसमें जो की पॉइंट है यानी जो उसके पॉइंट है 1.1, 1.2 वो उसके आर्टिकल है। ठीक है, तो ये है भारतीय संविधान के भाग। यानी दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग एक से। तो भारतीय संविधान का भाग एक कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों भारतीय संविधान बताता है कि जो हमारा प्यारा भारत है उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, क्या लिखा गया है, उसकी बाउंड्रीज किस किस राज्य से टच होती है, वो उस भाग एक में लिखा गया है। ठीक है, और जो भाग एक है, भाग एक में आपके टोटल 4 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, 4 आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से हैं। आर्टिकल एक कहता है भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत राज्यों का क्या है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देता है, समूह है, विरासत है ना, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत राज्यों का संघ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 कहता है भारत में नवीन या नए राज्यों का प्रवेश होना। क्या मतलब होगा इसका दोस्तों? इसका मतलब ये होगा कि जो भारत है अगर किसी और देश का राज्य भारत में आता है यानी भारत उसको सम्मिलित कर लेता है तो वो इस आर्टिकल के तहत आएगा, यानी ये वाला आर्टिकल इफेक्ट होगा, तब जाके वो बाहर का देश हमारे भारत का हिस्सा बन पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। दोस्तों जो सिक्किम है, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 35वें संविधान संशोधन 1973 के तहत सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। सिक्किम को भारत का राज्य बनाने से पहले वो 1 साल तक असम का सह राज्य बन के रहा था। उसको डायरेक्ट भारत में राज्य नहीं बनाया था, उसको पहले असम के साथ जोड़ा गया ताकि वो जो कार्य यानी कागजी कार्यवाही चल रही थी उसको पूरा किया जा रहा था। और दोस्तों 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस आर्टिकल के तहत जो सिक्किम है वो भारत में जुड़ा था, किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था और कौन से नंबर का राज्य बना था। तो आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम भारत में जुड़ा था, है ना। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम भारत में जुड़ा था और 22वां राज्य बना था सिक्किम भारत का। ठीक है, यानी इससे पहले 21 राज्य और थे हमारे भारत में। फिर धीरे 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 करके कई राज्य सम्मिलित होते गए, जैसे अभी जम्मू और कश्मीर व लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है भारत की सीमा के अंदर किसी नए राज्य का प्रवेश होना। ये क्या कहता है दोस्तों? इसका मतलब है जो हमारा पूरा प्यारा भारत है, अगर इस भारत के अंदर कोई भी नया राज्य बनता है, ठीक है, जैसे ये राज्य है, इसके अगर कोई टुकड़े होते हैं यानी एक राज्य 2 टुकड़ों में टूटता है यानी नए राज्य का निर्माण होता है, तो वो इस आर्टिकल के तहत होगा। यानी इस आर्टिकल में वो सारे प्रावधान लिखे हैं कि एक नए राज्य को कैसे बनाया जा सकता है, एक नया राज्य कब बन सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत की सीमा के अंदर किसी नए राज्य का बनना, आर्टिकल 3। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 30 अक्टूबर 2019 को भारत के राज्य जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए थे। हम सब जानते हैं दोस्तों जो पहले जम्मू कश्मीर है वो पूरा एक राज्य था, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट चुका है, जिसका है पहला जम्मू व कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इसके टूटने से दोस्तों कई सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 1, 2, 3 का पालन करने के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल एक बिल मान के बदला जा सकता है। दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 है, उसको फॉलो करने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि अगर कोई एक राज्य आ रहा है तो हम संविधान संशोधन करें, फिर अगला राज्य आ रहा है तो हम संविधान संशोधन करो, नहीं। हम उसको एक बिल मान के उसको सीधा पारित कर सकते हैं संसद में ले जाके,
सबसे अप्रूवल दिलवा के हम उसको पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संसद को अधिकार है कि वह आर्टिकल 1, 2, 3 में परिवर्तन कर सकती है, वो भी एक बिल मान के। ठीक है, नेक्स्ट भाग 2। दोस्तों जो संविधान का भाग 2 है वो हमें नागरिकता के विषय में बताता है, और इसमें जो है टोटल 5 से लेके 11 आर्टिकल है, यानी 5 से लेके 11 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? नागरिकता की परिभाषा, यानी जो आर्टिकल 5 है वो हमारी नागरिकता की परिभाषा देता है। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहता है? विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में बताता है। यानी जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था 1947 में, तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे वो इस आर्टिकल के तहत आए थे, यानी उनका जो प्रावधान है वो इस आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल 7 क्या कहता है? विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, यानी दोस्तों जो भारत से पाकिस्तान गए थे जब 1947 में विभाजन हो रहा था, तो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान आ रहे थे, तो उसके विषय में आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 में बताया गया है उनकी नागरिकता के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 8, जो कि भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान करता है। भारतीय मूल का मतलब है दोस्तों NRI, यानी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जो होते भारतीय हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, भारत में उनका आना जाना होता रहता है कभी कभार, तो उनके विषय में जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 8 में किए गए हैं। आर्टिकल 9 में क्या किया गया है? आर्टिकल 9 में नागरिकता का निलंबन किया गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि किस आर्टिकल के तहत एक व्यक्ति को नागरिकता को निलंबन किया जा सकता है। तो दोस्तों आर्टिकल 9 है वो ये अधिकार देती है कि भारत सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को निलंबित कर सकती है, लेकिन वो ऐसे ही किसी की नागरिकता को निलंबित नहीं करेगी जब तक वह दिवालिया ना हो, जब तक वह देशद्रोही ना हो, या कुछ अन्य काम जो इस आर्टिकल में लिखे हैं वो ना करे। ठीक है, आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का अधिकार, यानी दोस्तों हमारी जो नागरिकता है उसके अधिकारों के बारे में आर्टिकल 10 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता कानून में संशोधन कर सकती है। जी बिल्कुल, जो वर्तमान में CAA हुआ था, वर्तमान नहीं मतलब पिछले साल CAA और NRI का जो बहुत केस चल रहा था वो इस आर्टिकल के तहत हुआ था कि जो संसद है वो नागरिकता कानून में संशोधन कर सकती है, और उसने किया था, जिसकी वजह से बहुत हंगामा हुआ था और काफ़ी लोग धरने पर बैठ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 बताता है हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उनको भाग 3 में लिखा गया है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कम से कम 12 से 35 आर्टिकल आते हैं, यानी 12 से 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार है इसको USA यानी अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, पहले इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की प्रथम मौखिक मांग किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, यानी दोस्तों जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने फर्स्ट मौखिक मांग की थी मौलिक अधिकारों की, लेकिन औपचारिक यानी ऑफिशियल यानी लिखित ये मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, और दोस्तों कराची में 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो जो कांग्रेस थी उसने अपना हाथ खड़ा किया कि उनको फंडामेंटल राइट चाहिए। उन्होंने डिमांड की कि हमें क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट्स चाहिए। उसके बाद गांधी जी 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, जहां पर उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात रखी, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और वह असफल रहे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन की तेजी को देखते हुए अंग्रेज हार गए और 1945 में उन्होंने पंडित तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया, जिसमें हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, तो 1945 में हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, अब चलो देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा, यानी जो राज्य की परिभाषा है वो आर्टिकल 12 कहता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले इंपॉर्टेंट होंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है? संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों की मूल संरचना को परिवर्तन किए बिना संशोधन कर सकती है। तो संसद है वह मौलिक अधिकारों की मूल संरचना को परिवर्तित किए बिना उनमें संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब जो है दोस्तों इसमें समानता का अधिकार आ रहा है, और समानता का जो अधिकार है उसमें 14 से 18 आर्टिकल है, यानी 14 से 18 आर्टिकल तक हमें समानता के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी दोस्तों जो कानून है, कानून के समक्ष सबको इक्वल माना जाएगा, केवल दो व्यक्ति को छोड़ के, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर, जिनको आर्टिकल 361 के तहत विशेष प्रावधान देते हुए इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। यानी भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर को भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन एक समान नागरिक नहीं माना जाएगा, उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15, जिसमें कहा गया है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी दोस्तों इन सब चीज़ों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर, रोजगार की समानता उपलब्ध कराना, यानी दोस्तों जो लोक नियोजन यानी जो कार्य करने के जो अवसर हैं वो समान अवसर उपलब्ध कराना। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग के
लोगों को ज़्यादा पोस्ट दे देना और किसी वर्ग के लोगों को कम पोस्ट देना, जो संविधान में लिखा हुआ है उसके तहत उनको पोस्ट का बंटवारा करना होगा। आर्टिकल 16(4) कहता है, जो कि एक उप अनुच्छेद है आर्टिकल 16 का, ये कहता है पदों पर SC ST का आरक्षण का प्रावधान, यानी आर्टिकल 16(4) के तहत पदों पर SC व ST के आरक्षण का प्रावधान लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है 17, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अस्पृश्यता या अछूत परंपरा का अंत। दोस्तों जो आर्टिकल 17 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो अस्पृश्यता थी और अछूत परंपरा थी, अब उसका अंत कर दिया गया है। अब उसको अगर कोई यदि उसका पालन करेगा तो उसको इस आर्टिकल के तहत दंडित किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहता है उपाधियों का अंत। दोस्तों जो उपाधियां हैं उनका अंत इस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। जैसे दोस्तों CA है, CA इंजीनियर, ये लोग अपने आगे CA या इंजीनियर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे। इसको दोस्तों कानूनी तौर पर गलत माना गया है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। इसमें दोस्तों कुछ लोगों को, यानी जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 में कुछ लोगों को छूट दी गई है। जैसे जो रक्षा का क्षेत्र होता है हमारा डिफेंस सेक्टर, जैसे मेजर, कर्नल, जनरल, इन सबको छूट दी गई है कि ये अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। जैसे मेजर लिखना है ना, कर्नल लिखना ही लिख सकते हैं। और दोस्तों जो डॉक्टरेट होते हैं, यानी डॉक्टर नहीं दोस्तों, डॉक्टर भी नहीं लगा सकते, डॉक्टरेट जो PhD करते हैं वो अपने नाम के आगे ये डॉक्टरेट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें दोस्तों आर्टिकल 19, जो कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार हमारे 19 से 22 आर्टिकल तक है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 बताता है, अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता है। पहला है 19(1) यानी अनुच्छेद 19(1), इसमें बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी इस आर्टिकल के तहत हमें इतनी स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 19(2), इसके अंदर शांतिपूर्वक एवं निःशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। जी दोस्तों, जो वर्तमान में या हाल ही की बात करूं, इसमें किसानों ने शांतिपूर्वक व निःशस्त्र सम्मेलन किया था, वो इस आर्टिकल के तहत उन्होंने किया था। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19(3). 19(3) बताता है दोस्तों संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी जो भारत है, भारत में हम कहीं भी संघ या समूह बना सकते हैं। ठीक है, 19(4) कहता है भारत में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी दोस्तों पूरा जो हमारा प्यारा भारत है, हम पूरे प्यारे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी भी दिशा में हम जा सकते हैं, हमें नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 19(5) कहता है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, यानी दोस्तों जो हमारा प्यारा भारत है, हम उसमें कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 कहता है अपराध में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण दिया गया है। यानी दोस्तों जब कोई अपराधी अपराध कर देता है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, यानी वो अपना दोष सिद्ध कर सके। जैसे अपने लिए वकील चुन सके, अगर एक न्यायालय ने उसको फैसला सुना दिया तो उससे बड़ी न्यायालय में अपील कर सके। ठीक है दोस्तों, ये इस आर्टिकल के तहत आता है। आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से लेना। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है और एकांतता का अधिकार है, यानी राइट टू प्राइवेसी। ठीक है दोस्तों, जो आर्टिकल 21 है वो हमें ये सारे अधिकार प्रदान करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेसी, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 21 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 21 कहता है, इसको 88वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यानी दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए जब तक वह अपनी उम्र 14 वर्ष तक ना कर ले, ये अनिवार्य शिक्षा है। उसके बाद भी माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनका जीवन सुधारें। ठीक है, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। दोस्तों जब व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसके लिए भी कुछ संरक्षण किए गए हैं, यानी उसके लिए भी कुछ छूट दी गई है, जो आर्टिकल 22 में है। अब दोस्तों आर्टिकल 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, यानी दोस्तों जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है उसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी व बलात् श्रम पर प्रतिबंध। यानी दोस्तों जो मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उस पर, और बलात् श्रम यानी जबरन जो काम करवाते हैं, बंधुआ मजदूरी जो होती थी दोस्तों पहले, उस पर आर्टिकल 23 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि अगर उसे कोई करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध का प्रावधान। तो दोस्तों जो बाल श्रम है हमने पढ़ा था 21A में, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देना ही माता पिता का कर्तव्य है और वो उनका अधिकार है। तो इस आर्टिकल 24 में जो बाल श्रम है उस पर प्रतिबंध है, उनको आर्टिकल 21 में पढ़ाइए लिखाइए और उनका जीवन सुधारिए। ठीक है, अब है दोस्तों आर्टिकल 25, और आर्टिकल 25 में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो धार्मिक यानी धर्म चुनने की स्वतंत्रता है दोस्तों, वो इस आर्टिकल के तहत है। और इसमें 25 से लेके 28 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25 कहता है भारत में किसी भी धर्म एवं उसके रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता है।
ठीक है दोस्तों, जो आर्टिकल 25 है वो ये बताता है कि आप भारत में, प्यारे भारत में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो फिर भी आप कोई भी अपना धर्म अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यक्रम एवं धार्मिक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यक्रम व धार्मिक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 27 का कहता है, आर्टिकल 27 कहता है भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर फ्री माना जाएगा। जो भारत की जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, उनमें जो चंदा जाता है दोस्तों, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो कर फ्री होती हैं, जो इस आर्टिकल के तहत है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है दोस्तों, भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दोस्तों मतलब जो पहले गुरुकुल होते थे, है ना, और कई मदरसे होते थे, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसी आर्टिकल में एक एक्सेप्शन दे रखा है, जो भारत के अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार है कि वे अपने लिए धार्मिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है दोस्तों जिनकी संख्या भारत में कम है, यानी कुछ ही हिस्से में वो लोग रहते हैं, वो अपने लिए धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं जो उनको पढ़ाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 29, और इसके अंदर आता है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, यानी सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आता है, जिसके अंदर दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 व आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है कि संस्कृति प्राप्त करने का अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को भारत की संस्कृति प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह भारत का व्यक्ति हो या ना हो। ठीक है, आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों जो 21A पढ़ा था, जिसमें लिखा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है, तो उसी में आर्टिकल 30 आता है जो कहता है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये बच्चों का अधिकार है, उनसे ये अधिकार ना छीना जाए। वहीं आर्टिकल 31 कहता है दोस्तों, आर्टिकल 31 कहता है इसको अनुच्छेद 19(1) में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी दोस्तों जो 19(1) जो हमने स्वतंत्रता पढ़ा था, जिसमें वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता थी, उसके बारे में लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 19(1) में है, पहले ये आर्टिकल 31 में था, तो अब इस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रखता है, जिसके अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में दोस्तों टोटल 32 से 35 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कहता है इस अनुच्छेद के तहत यदि हमारा कोई मौलिक अधिकार हमसे छीन लिया जाता है तो हम सीधे उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सीधे उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, है ना। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट या परमादेश या समादेश जारी करता है। रिट का मतलब दोस्तों सम्मन से होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार, यानी मान ले हमारी कोई स्वतंत्रता हमसे छीन लेता है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हमसे हमारी स्वतंत्रता छीनी गई है, आप हमारा केस दायर करें। तो सुप्रीम कोर्ट बिना कुछ करे आपका केस दायर कर लेगा। आपको ना हाई कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वहां जा सकते हैं। और इसके तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिट है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछी जाती है कि वह कौन सी रिट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो स्वतंत्रता से संबंधित जो रिट है दोस्तों वो यही है, इसके तहत व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली रिट जो जारी करता है वो है परमादेश, अगली रिट है उत्प्रेषण, फोर्थ है निषेध और फिफ्थ है अधिकार परीक्षा। यानी ये 5 रिट जारी करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये 5 रिट प्लस जो और कोई रिट होगी वो भी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इन 5 रिट को कभी जारी नहीं कर सकता, ये अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 तरह की जो रिट है ये केवल सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम इसके आगे के जो अनुच्छेद या आर्टिकल बचे हैं उनको। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक